बच्चों, आज हम देखेंगे अधिशोषण समतापी सतह रसायन हम पढ़ रहे हैं और सतह रसायन का पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ। आज ये दूसरा वीडियो है, तो पहला वीडियो देखने के पश्चात इसे देखें। आज हम देखेंगे अधिशोषण समतापी। नाम से ही क्लियर है अधिशोषण क्या है, तो ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। किसी भी ठोस या द्रव की सतह द्वारा अन्य पदार्थों को अपने ऊपर जोड़ने की क्रिया। जब कोई पदार्थ केवल अन्य पदार्थ की सतह पर आकर जुड़ता है, भीतर तक प्रवेश नहीं करता, तो इसे अधिशोषण कहते हैं। जिस पर अधिशोषण होता है उसे हम अधिशोषक कहते हैं, और जो आकर जुड़ते हैं कण उसे अधिशोष्य कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी भी पदार्थ ठोस या द्रव की सतह पर गैस के या विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं का आकर जुड़ना क्या कहलाता है? अधिशोषण। जिसकी सतह पर जुड़ते हैं उसे अधिशोषक, और जो जुड़ता है वो कहलाता है अधिशोष्य। तो अब अधिशोषण क्या है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अधिशोषण समतापी मतलब अधिशोषण का अध्ययन हम करेंगे किस पर? स्थिर ताप पर। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें ताप कैसा रहेगा? पूरे प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर रहेगा। तो अधिशोषण समतापी किसको कहते हैं? तो देखिए, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मतलब मान लीजिए आपका ये कोई ठोस है, इस ठोस का द्रव्यमान m ग्राम है। इस पर जो गैस आकर अधिशोषित होने जा रही है उस गैस का द्रव्यमान x है। तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? x/m। ये x/m क्या कहलाएगी? अधिशोषण की मात्रा, जहाँ x अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा है और m वह ठोस का द्रव्यमान है जिस पर अधिशोषण होता है। तो x/m क्या हो जाएगा? अधिशोषण की मात्रा। इस अधिशोषण की मात्रा पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है यदि हम क्या स्थिर रखें? ताप को स्थिर रखें। तो स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य जो संबंध बताएगा उसे हम क्या कहेंगे? अधिशोषण समतापी। इसे हम एक वक्र के द्वारा, एक ग्राफ के द्वारा समझाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अधिशोषण समतापी। ऐसे तो अधिशोषण समतापी लैंगमुर ने भी दिए थे, फ्रेंडलिक्स ने भी दिए थे, लेकिन फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी हमें कक्षा 12वीं में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेंडलिक ने अधिशोषण समतापी क्या दिया और उनके अनुसार अधिशोषण समतापी क्या है। उन्होंने कहा, यदि हम m ग्राम कोई ठोस लेते हैं, जो अधिशोषक दिया गया है उसकी अवस्था कैसी है? ठोस। तो यदि हम m ग्राम कोई ठोस लेते हैं, इस ठोस अधिशोषक पर यदि हम किसी गैस को अधिशोषित करते हैं और उस अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा x ग्राम है, तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? x/m। x/m क्या होगी? यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा जो ठोस अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित की जा रही है, क्योंकि हमने m ग्राम को क्या बोला है? वो कैसा होना चाहिए? इकाई द्रव्यमान। तो इकाई द्रव्यमान ठोस अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा कितनी हो जाएगी? x/m। इसके लिए उन्होंने बताया कि ये किस प्रकार दाब पर निर्भर करता है, तो इसके लिए गणितीय व्यंजक दिया x/m बराबर Kp1/n, जहाँ x/m क्या है? अधिशोषण की मात्रा। तो अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य जो संबंध बताएगा स्थिर ताप पर, उस समीकरण को, समतापी को हम कौन सा समतापी कह रहे हैं? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। तो x/m क्या है? अधिशोषण की मात्रा है। x क्या है? तो x अधिशोषित गैस की मात्रा है। अधिशोषित गैस। m क्या है? तो m अधिशोषक का द्रव्यमान है जिस पर गैस अधिशोषित हो रही है, अधिशोषक का द्रव्यमान। k क्या है? k और n यहाँ पर नियतांक है या स्थिरांक हैं, जिसे हम कह लें, जो किस पर निर्भर करते हैं? तो जो निश्चित ताप पर गैस एवं अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इनका मान नियतांक है, ये एक स्थिरांक है ये, लेकिन इनका मान किस पर निर्भर करता है? तो स्थिर ताप पर गैस एवं अधिशोषक की प्रकृति पर इसका मान निर्भर करता है कि उनकी प्रकृति कैसी होगी, उसके अनुकूल इनका नाम होगा। n एक अविभाज्य नंबर है जो हमेशा कैसा होता है? 1 से ज़्यादा होता है। n का मान यहाँ पर हमेशा कितना होगा? 1 से ज़्यादा होगा। p वो दाब है जिस दाब पर अधिशोषण
हो रहा है ना। अधिशोषण को दाब किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, यही हम तो पी यहाँ पर क्या है, दाब है। तो देखिए सन 1909 में फ्रेंडलिक ने ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर एक स्थिर ताप पर अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य एक प्रायोगिक संबंध स्थापित किया था। वो गणितीय रूप क्या है, तो x/m बराबर k P/1/n है, जहाँ x/m अधिशोषण की मात्रा है, उसमें x क्या है, तो x अधिशोषित गैस की मात्रा है, m क्या है, m अधिशोषक का द्रव्यमान है, k और n ये दोनों नियंतांक हैं। जो इसका मान, नियंतांक तो हैं, ये हमेशा स्थिर नहीं रहते, ये गैस एवं अधिशोषक की प्रकृति के अनुसार बदलते रहते हैं। n का मान यहाँ हमेशा कितना होगा, 1 से ज़्यादा होगा, और p क्या है, दाब है। अब जब उन्होंने, क्योंकि और log p के बीच ग्राफ खींचा गया, यहाँ p लिया गया, यहाँ x/m लिया गया, तो ये देखा गया कि ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। देखिए इस ग्राफ को यदि हम अवलोकन करें तो इसमें 3 खंड हैं। एक खंड ये जो सीधे सीधे बढ़ रहा है, एक वक्रीय खंड, और एक जो सीधा हो गया। मतलब निम्न दाब पर, यहाँ दाब कम है, धीरे धीरे हम दाब बढ़ा रहे हैं। निम्न दाब पर यदि हम कहें तो निम्न दाब पर जो अधिशोषण की मात्रा है ये दाब के समानुपाती है। समानुपाती हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, बराबर और स्थिरांक लगाएंगे। जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हैं, समानुपात का मतलब ही यही होता है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और हमें साफ ग्राफ में ये दिखाई दे रहा है। अब यदि हम उच्च दाब की बात करें, उच्च दाब पर क्या हुआ, देखिए अधिशोषण की मात्रा, हम दाब बढ़ा भी रहे हैं तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ नहीं रही है, वो कैसी हो गई, स्थिर हो गई। तो उच्च दाब पर, उच्च दाब का अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्लियर है। तो उच्च दाब का अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो हम यहाँ से समानुपाती हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x/m बराबर k p की घात 0, जिसकी भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है। मतलब उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा केवल किस पर निर्भर कर रही है, नियंतांक पर, दाब उस पर प्रभाव नहीं डाल रहा। इसी दाब को हम संतृप्तता दाब कहते हैं, जहाँ पर वो अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करना बंद कर देता है, सैचुरेशन प्रेशर। यदि हम इस मध्य की बात करें तो मध्य में क्या हो रहा है, मध्य में जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हैं अधिशोषण बढ़ रहा है वक्रीय रूप से, हमें वक्र मिल रहा है, और जब भी वक्र मिलता है तो समीकरण का रूप क्या हो जाता है, तो समीकरण का रूप मध्यम दाब में हो जाएगा x/m समानुपाती p की घात 1/n, जहाँ n का मान 1 से कोई ज़्यादा संख्या होगी। अब देखिए यदि इसमें से समानुपाती का निशान हटाएं तो हमें क्या मिलेगा, x/m बराबर k P1/n, जो फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी था। मतलब 1 से 0 के बीच वो दाब है जहां अधिशोषण, पहले तो दाब बढ़ा रहे थे, अधिशोषण बढ़ रहा था, जहां अधिशोषण की मात्रा जहां तक दाब से प्रभावित होती, उसके बाद दाब का अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए इस समीकरण की वैधता को सिद्ध करने के लिए हम इसका लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने पर समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, लॉग x/m बराबर लॉग k लॉग p 1 की घात p की घात 1/n। घात हमेशा कहाँ आती है, सामने, तो समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, लॉग x/m लॉग k 1/n लॉग p। क्लियर है। तो इसमें हम, ये तो स्थिरांक है, यदि log p और log x/m के मध्य ग्राफ खींचें और हमें एक सरल रेखा मिली तो वो इस समीकरण की सत्यता को सिद्ध करती है। और इसमें जब भी हम एक सरल रेखा खींचते हैं, किसके किसके बीच, log x/m और log p के मध्य जब भी ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस सरल रेखा की जो ढाल है इसका मान हमेशा 1/n के बराबर होता है, और ये जो है ये अंतःखंड, इसका मान किसके बराबर होता है, log k के बराबर, इसलिए इस समीकरण की वैधता सिद्ध होती है। अब देखिए आपने मैथ्स में यदि हो तो y = mx + c, m की वैल्यू यदि पॉजिटिव है
तो ये हमारे जो सरल रेखा प्राप्त होती है, ये आपने पढ़ा होगा जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना। तो y इक्वल टू mx प्लस c को ये फॉर्मूला क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इसलिए इस समीकरण की वैधता सिद्ध होती है। और यही समीकरण आपका कौन सा समीकरण कहलाता है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। तो ये ध्यान रखिए, यदि हम x अपॉन m और p के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ पहले सरल रेखा में बढ़ता है, फिर वक्रीय होता है, फिर स्थिर हो जाता है। 3 दाब हमें मिलते हैं, निम्न दाब, उच्च दाब और मध्य। उच्च दाब का अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निम्न दाब पर जैसे जैसे दाब बढ़ता है अधिशोषण बढ़ता जाता है। मध्यम दाब एक सीमा तक प्रभाव डालता है, जिसे हम कैसे दर्शाते हैं, x अपॉन m समानुपाती p1 अपॉन n। समानुपाती कहीं से भी हटाया जाता है तो बराबर और स्थिरांक लिखते हैं। यही समीकरण हमें किसके द्वारा दिया गया था, फ्रेंडलिक द्वारा। इस समीकरण की वैधता को सिद्ध करने के लिए हमने इसका क्या लिया, लॉग लिया। देखिए ये तो हम लॉग लेने के पश्चात क्या हुआ, लॉग x अपॉन m लॉग k प्लस लॉग p 1 अपॉन n, घात सामने की ओर आती है। ये समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c। यदि log x अपॉन m और log p के बीच ग्राफ खींचने से एक सरल रेखा मिलती है तो इस समीकरण की सत्यता सिद्ध होती जो हमें मिल रही है। ये अंतःखंड हमेशा log k के बराबर होता है और इसकी ढाल से हम वो प्रभाज निकाल सकते हैं जहाँ तक दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। अब ये तो हमने बात की जब हमारा अधिशोषक कैसा था, ठोस था, और अधिशोष्य कैसी थी, गैस। यदि हमने कोई विलयन लिया है तो विलयन में दाब के स्थान पर क्या हो जाता है, सांद्रण। उस समय इस समीकरण का रूप किस प्रकार हो जाता है, तो विलयन की अवस्था में इस समीकरण का रूप हो जाता है, यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ, विलयन की अवस्था में दाब के स्थान पर क्या आ जाएगी, सांद्रता। तो x अपॉन m बराबर k c 1 अपॉन m। यदि आप लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x अपॉन m बराबर log k प्लस 1 अपॉन n log c। ये किस अवस्था में हो जाएगा, जब हमारा जो अधिशोष्य है वो कैसे रूप में है, विलयन में। इसमें भी हम log x अपॉन m और log c के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की सत्यता को सिद्ध करती है। तो बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने आज जो देखा अधिशोषण समतापी क्या होता है। तो अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर, क्योंकि समतापी है ताप स्थिर रखना है, दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र द्वारा समझाया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी तो 1909 में फ्रेंडलिक ने एक अधिशोषण समतापी दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो ठोस अधिशोषक है उस पर यदि कोई गैस अधिशोषित होने जा रही है और ताप स्थिर है तो दाब किस प्रकार उसे प्रभावित करेगा, और एक समीकरण दिया। वो समीकरण क्या था, x अपॉन m बराबर k p 1 अपॉन n, जहाँ x अधिशोषित गैस की मात्रा, m ठोस का द्रव्यमान, k स्थिरांक, p दाब, n स्थिरांक है। ये सब मैं पहले लिखकर आपको बता चुकी हूँ। अब जब हमने x अपॉन m और p के बीच ग्राफ खींचा तो ग्राफ हमें 3 अलग अलग भागों में मिला। पहला भाग जो बिल्कुल सीधी रेखा में बढ़ रहा था, दूसरा भाग जो वक्रीय था, तीसरा जहाँ वह सरल रेखा में निकल गया। तो ये ग्राफ से हमें 3 अवलोकन मिले। पहला अवलोकन कि निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, सरल रेखा मिल रही है इसलिए p की घात 1 रहेगी। दूसरा भाग यदि हम इसको देखें कि उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा देखिए स्थिर हो गई है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब बढ़ाने पर भी अधिशोषण बढ़ नहीं रहा है, तो p की घात कितनी हो गई, 0। मध्यम दाब 1 मिला, जहां हमें वक्र मिला, तो वहां पर मान किससे किसके बीच, 1 से 0 के बीच होगा, तो वो प्रभाज क्या होगा, 1 अपॉन n। इसलिए इस स्थिति में मध्यम दाब पर x अपॉन m किसके समानुपाती है, p 1 अपॉन n के समानुपाती है। समानुपाती हटाया तो बराबर और स्थिरांक लगाया। यही समीकरण किसने दिया था, यही समीकरण फ्रेंडलिक द्वारा दिया गया था। फ्रेंडलिक समीकरण की वैधता को सिद्ध करने के लिए, सत्यता को सिद्ध करने के लिए हमने उसका लॉग लिया। तो लॉग का नियम होता है, लॉग a
बराबर log a प्लस बी, यदि इंटू है तो प्लस लगाते हैं, तो log x अपॉन m बराबर log k प्लस log p 1/n। घात हमेशा कहाँ आती है? सामने आती है, तो log x अपॉन m बराबर log k प्लस 1/n log p। इसमें log x अपॉन m और log p के मध्य ग्राफ खींचने पर सरल रेखा मिल रही है, जो इस समीकरण की सत्यता को सिद्ध करती है। ये जो अंतः खंड है इसका मान log k के बराबर, और इसकी जो ढाल है, इसकी ढाल का मान किसके बराबर आएगा? तो इसकी ढाल का मान 1/n के बराबर होगा। क्लियर है? इस तरह इस समीकरण की सत्यता सिद्ध हो जाती है। और यदि हम इसमें देखिए वो दाब, हाँ यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, वो दाब जिसके बाद अधिशोषण की दाब बढ़ाने पर भी अधिशोषण की मात्रा बढ़ती नहीं है, उस दाब को हम कौन सा दाब कहते हैं? संतृप्तता दाब कहते हैं। तो संतृप्तता दाब यदि आप निकालेंगे तो यहाँ पर ये संतृप्तता दाब होगा, क्योंकि उसके बाद दाब बढ़ाने पर भी अधिशोषण बढ़ नहीं रहा है। यदि हमारा जो अधिशोष्य है वो विलयन के रूप में है, तब हम P के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? C। यहाँ C सांद्रता है, तो x अपॉन m बराबर k C 1/n। समीकरण का रूप क्या हो जाएगा? log x अपॉन m बराबर log k प्लस 1/n log c। इन दोनों में भी x अपॉन m और log c के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें क्या मिलेगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जिसका ढाल का मान किसके बराबर होगा? सांद्रता की उस रेंज पर जहाँ तक सांद्रता बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ इसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 की दृष्टि से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ।